दोस्तों, आज की ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस कहानी को हर उस इंसान को देखना चाहिए जिसकी शादी हो गई है या फिर शादी होने वाली है। घर के हर एक व्यक्ति को ये कहानी देखनी चाहिए, चाहे फिर वो माँ हो या बेटी हो, पिता हो या बेटा हो, सास हो या बहू हो। हर उस इंसान को देखना चाहिए जो अपने घर में सुख शांति चाहते हैं। हम जानते हैं जिस घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं उस घर में सुख शांति का होना बहुत ही जरूरी होता है। मैं आपको कोई मंत्र नहीं बताने वाला, बल्कि कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बताने वाला हूं जिससे आपके घर के खोई हुई शांति वापस आ जाएगी। और इस कहानी के माध्यम से जिस घर में सुख शांति वापस आती है, या फिर इस कहानी के माध्यम से जिस घर के सुख शांति भंग होने से बच जाती है, वो लोग हमें दुआ अवश्य देंगे। जो तरीके मैं आज आपको बताने वाला हूं, यही सारे तरीके मैंने जीवन में अपनाए हैं और मुझे इससे बहुत ही ज्यादा लाभ हुआ है। ये बहुत लाभकारी तरीके हैं। जिसने इस कहानी को पूरा देख लिया और अपने जीवन में ये तरीके अपना लिए, उसका जीवन, उसका घर स्वर्ग बन जाएगा। मैं आपसे एक बात अवश्य कहूंगा कि यदि आपको ऐसा लगता है कि इस कहानी से किसी का घर तबाह होने से बच सकता है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। इससे हमारे साथ साथ आपको भी दुआ जरूर मिलेगी। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से वह 6 तरीके जिससे हमारा जीवन, हमारा घर स्वर्ग बन सकता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, राजेश रात के अंधेरे में ही अपने घर से निकल पड़ा था। उसे यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो कहां जाएगा, कहां रहेगा। लेकिन एक बात उसने अपने मन में पूरी तरह से ठान लिया था कि वो अब वापस लौटकर अपने घर नहीं आएगा। वैसे तो राजेश का पूरा भरा हुआ परिवार था। उसकी पत्नी थी, उसकी मां थी, उसके पिता थे, उसके 2 बच्चे भी थे जो अभी छोटी ही उम्र के थे। राजेश की पत्नी दिन में खाली होते ही अपने पड़ोस की महिलाओं के साथ समय बिताया करती थी। लेकिन एक बहुत पुरानी कहावत है कि इंसान अपने दुखों से इतना दुखी नहीं होता जितना कि दूसरों के सुख से दुखी होता है। कुछ महीने तक राजेश के परिवार में बहुत ही खुशियां थीं। राजेश की पत्नी अपनी सास की बहुत इज्जत करती थी। वह किसी भी काम को मना नहीं करती थी। लेकिन पड़ोस की महिलाओं को यह बात गवारा नहीं था कि उनका परिवार खुशी से अपना जीवन जी रहा है। इसीलिए बातों ही बातों में बड़ी चालाकी के साथ उन्होंने राजेश की पत्नी के कान भरने शुरू कर दिए। एक औरत ने कहा कि आजकल की सास पता नहीं कैसी होती है, सब काम अपनी बहू से ही कराना चाहती है, कोई खुद काम करने को राजी ही नहीं होती। अरे बहू भी तो एक इंसान ही होती है, वह घर की नौकरानी थोड़ी ना होती है। दोनों मिल बांट कर काम करें तो दोनों को अच्छा लगेगा। लेकिन नहीं, उनको तो अपना शासन चलाना है। इस पर दूसरी औरत कहती है कि मैंने तो अपनी सास से साफ साफ कह दिया था कि अगर साथ में काम करोगी तभी मैं काम करूंगी। ये सुनकर पहले वाली औरत कहती है कि देखो, अगर अपना पति अपने मुट्ठी में है तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन अगर तुम्हारा पति ही तुम्हारे साथ नहीं होगा तो तुम क्या बोलोगी अपनी सास को। ऐसे ही बातें धीरे धीरे राजेश की पत्नी के दिमाग में घर कर गई। अब जब भी राजेश काम करके वापस अपने घर लौटता, उसकी पत्नी छोटी छोटी बातों के लिए अपनी सास की शिकायत अपनी पति से करने लगी थी। और इसी तरह घर में अशांति बढ़ती चली गई। और एक दिन फिर ऐसा भी आया जब राजेश को अपना घर छोड़ना पड़ गया। आज की रात राजेश की आंखों में नींद नहीं थी। वो अपना घर पीछे छोड़कर आ चुका था। साथ ही वो पीछे छोड़ चुका था अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को। दूसरी तरफ राजेश की पत्नी को भी बहुत पछतावा हो रहा था। उसे अपने गलती का एहसास होने लगा था। लेकिन कोई क्या कर सकता है जब चिड़िया चुन गई पूरा खेत। अब उसके पास पछतावे के अलावा कोई विकल्प ही नहीं था। और लेकिन राजेश के परिवार को यह डर भी सता रहा था कि कहीं राजेश आत्महत्या ना कर ले। अगर ऐसा हुआ तो वो लोग अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। अंधेरे रास्ते में चलते चलते राजेश को दूर खेतों में एक कुटिया में थोड़ी सी रोशनी दिखाई दी। राजेश उस कुटिया की तरफ चल दिया। उसने सोचा कि आज रात मैं यहीं पर काट लेता हूं, कल सुबह सोचूंगा कि आगे मुझे क्या करना है। जब वो उस कुटिया के पास पहुंचा तो देखा कि वहां पर एक सन्यासी ध्यान कर रहा था। राजेश कुटिया के बाहर ही बैठकर उस सन्यासी को ध्यान करते हुए देख रहा था। उसके मन में विचार आ रहे थे कि एक सन्यासी का जीवन कितना अच्छा जीवन होता है। किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई परिवार नहीं, बस भक्ति, ध्यान, और यही उनका संसार होता है।
कुछ देर बाद जब सन्यासी अपने ध्यान से बाहर आए तो उन्होंने कुटिया के बाहर राजेश को बैठा हुआ देखा। उन्होंने राजेश को अंदर आने का इशारा करते हुए कहा कि भंते, बाहर तो बहुत सर्दी है, तुम कुटिया के अंदर आ सकते हो। इसके बाद जब दोनों की बातें होने लगीं तो राजेश ने अपने पूरी स्थिति उस सन्यासी को बताया। राजेश ने यह भी बताया कि अब मैं खुशी से सन्यासी होना चाहता हूं, इसीलिए अगर आप मुझे दिशा दे सकते हैं तो मैं आपके पास रहकर ही ध्यान का अभ्यास करना चाहता हूं। सन्यासी ने उसे समझाते हुए कहा कि भंते, अभी तो तुम गुस्से में हो और गुस्से में लिया हुआ कोई भी फैसला अच्छा नहीं होता, इसीलिए पहले तुम अपने मन को शांत होने दो। उसके बाद भी अगर तुम्हारी यही इच्छा रही तो मैं तुम्हें दीक्षित कर दूंगा। फिर उस रात राजेश उस कुटिया में ही सो गया। कुछ दोनों तक उस सन्यासी के साथ रहने के बाद राजेश को अपने बच्चों की याद सताने लगी थी। कुछ दिन और बीत जाने के बाद उसे अपने माता पिता की और अपनी पत्नी की भी याद आने लगी थी। जब भी वो सन्यासी के साथ ध्यान करने के लिए बैठता था तो उसके मन में अपने बच्चों की खिलखिलाहट, अपनी पत्नी के हाथ का खाना फिर से उसे याद आने लगा था। तभी एक दिन राजेश ने उस सन्यासी से कहा कि हे गुरुदेव, मैं बड़ा ही संकट में फंसा हुआ हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे कौन सा जीवन जीना चाहिए। एक तरफ मैं अपने परिवार को त्याग चुका हूं तो दूसरी तरफ मुझे उनकी याद सताती है, लेकिन उस घर में जाने का मेरा मन नहीं करता, क्योंकि घर में लड़ाई झगड़ों से परेशान होकर ही तो मैंने अपना घर त्यागा था। अगर घर में सुख शांति रहे तो ये ध्यान का अभ्यास तो मैं अपने घर पर रहकर भी कर सकता हूं, लेकिन घर में सुख शांति किस प्रकार स्थापित होगी इसका कोई भी तरीका हमें पता नहीं है। अगर आप मुझे कोई सलाह दे सके तो शायद मेरे घर में सुख शांति फिर से लौट आए। इस पर उस सन्यासी ने राजेश को समझाते हुए कहा कि बच्चा, अगर तुम कुछ नियमों का पालन पूर्ण करते हो, कुछ बातों को अच्छे से समझ लेते हो, तो घर की सुख शांति तुम्हारे हाथों में ही होगी। जाने अनजाने हम खुद ही अपने परिवार में अशांति पैदा कर देते हैं और इसका हमें एहसास भी नहीं होता। भंते, सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम जो है वो ये है कि अपना खून अपना ही खून होता है। चाहे तुम्हारी किसी से भी कितनी भी अच्छी दोस्ती क्यों ना हो, चाहे तुम्हारा कोई रिश्तेदार ही क्यों ना हो, लेकिन अपने परिवार वालों से ज्यादा महत्व दूसरों को कभी मत देना। जब परिवार के सदस्यों को इस बात का एहसास होता है कि ये आदमी हमसे ज्यादा दूसरे लोगों को महत्व देता है, तो आप अपनी इज्जत खुद ही अपने परिवार के सामने कम करवा लेते हैं। इसी से परिवार में फुट पड़ने लग जाती है। आगे से वो भी आपकी बातों को ज्यादा महत्व नहीं देगा और यही से परिवार के सदस्यों के बीच आपसी दूरी होने लग जाती है, जिसका फायदा बाहर के लोग उठाते हैं। दूसरा नियम जो दिमाग में रखने का होता है वो ये है कि जब भी परिवार के सदस्यों में कोई आपसी मतभेद पैदा हो जाते हैं तो उसे बात करके सुलझाने का प्रयास करो। अगर कोई बुरी लगी हुई बात परिवार का कोई सदस्य अपने मन में रख लेता है तो वह बात दीमक की तरह हमारे परिवार की सुख शांति को खाने लगती है। इसीलिए कैसी भी बात क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो जाए, अपने परिवार के सामने उनके साथ बैठकर उस बात को सुलझाने का प्रयास करो। अपने मन में उसे दबाकर मत रखो। अक्सर जब कोई आदमी गलती करता है तो वो उस गलती को छुपाकर रखना चाहता है ताकि उसे हर बार वो गलती दोहराने का मौका मिल सके। लेकिन समझने की बात यह होती है कि अगर आप अपनी गलती को दबाकर रखते हैं तो आप बार बार गलती करते जाएंगे और वही गलती आपके परिवार में अशांति का कारण बन जाएगी। और हां, परिवार के किसी भी मुद्दे को सुलझाने के लिए बाहर के लोगों की सहायता लेने की कोई जरूरत नहीं है। अपने परिवार के मुखिया के साथ बैठकर उस बात को खुद से ही सुलझाने का प्रयास करो। तीसरा नियम समझने के लिए तुम्हें यह समझना होगा कि घर में सबसे ज्यादा अशांति इसी कारण से पैदा होते हैं कि घर में सबसे ज्यादा अशांति का कारण बहू और सास के मतभेद होते हैं। अगर बहू अपनी सास को मां के समान और सास अपनी बहू को बेटी के समान देखें तो ये मतभेद बहुत हद तक कम हो सकते हैं। उस सन्यासी ने राजेश को समझाते हुए कहा कि अगर तुम अपनी पत्नी का पक्ष लेते हो तो अपनी मां की तरफ से बुरे हो जाओगे, और वहीं अगर अपनी मां का पक्ष लेते हो तो अपनी पत्नी की तरफ से बुरे हो जाओगे। कभी भी घर के मतभेद से आदमी को हमेशा दूर ही रहना चाहिए।
कम से कम हफ्ते में एक बार सारे परिवार के सदस्यों को आपस में बैठाकर उसे बातचीत करनी चाहिए। जो भी समस्याएं परिवार में चल रही हैं, खुलकर आपस में चर्चा होनी चाहिए। और जो भी सदस्य घर का मुखिया निर्धारित किया गया है, उसकी बातों को सभी को मानना चाहिए। जिस तरह एक देश को अच्छे से चलाने के लिए एक अच्छे नेता की जरूरत होती है, इसी तरह एक परिवार को भी अच्छे से चलाने के लिए एक अच्छे मुखिया की जरूरत होती है। अगर देश गलत नेता के हाथों में चला गया तो देश बर्बाद हो जाता है, और इसी प्रकार अगर परिवार गलत मुखिया के हाथों में चला जाए तो परिवार भी अशांत हो जाता है। इसीलिए मुखिया उसे चुनो जो खुद के मदद से परे हो, जो सिर्फ अपने आप की नहीं बल्कि पूरे परिवार की सोचता हो। अगर हम आज से 50-60 साल पहले की बात करते हैं तो उस समय सभी भाई आपस में मिलकर सही तरीके से रहा करते थे, क्योंकि सब लोग एक मुखिया की बात मानते थे, उसे मुखिया समझते थे, उसकी इज्जत करते थे। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं रहा। तो हमें एक मुखिया अपना बनाना चाहिए और उसकी बातें सुनना चाहिए। चौथा नियम यह है कि अपने परिवार का रहस्य किसी को मत बताना। जो अपने परिवारजनों के बीच बातें हो रही है, उनकी चर्चा अपने पड़ोसियों के साथ कभी मत शेयर करना, वरना तो लोग आपके घर के रहस्य, आपके घर की कमियां जानना शुरू कर देंगे और समय आने पर उन्हीं कमियों की वजह से आपको पछताना पड़ेगा। जो बात परिवार के 4 दीवारों के बीच हो रही है, उसकी किसी को भी कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों का विश्वास एक दूसरे पर से उठ जाता है और समाज में आपकी वजह से आपके परिवार का मजाक भी बनाया जा सकता है। 5वां नियम यह है कि परिवार में सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं जिया जाता। परिवार के सभी सदस्यों के लाभ और हानि के बारे में हमें चिंता करनी होती है। अगर हम सभी सदस्यों को भूलकर सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचेंगे तो परिवार होने का कोई मतलब नहीं रह जाता, चाहे परिवार के किसी सदस्य से कोई गलती ही क्यों ना हो जाए। और पर परिवार वही होता है जो उसका साथ देता है, क्योंकि ज्ञान और भाषण तो सभी दे सकते हैं, लेकिन परिवार वही होता है जो गलती होने पर भी अपने परिवार का, अपने परिवार के सदस्यों का साथ नहीं छोड़ता। 6ठा नियम यह है कि परिवार के सभी सदस्यों को मिलजुल कर रहना चाहिए। किसी एक सदस्य को दास या फिर नौकर नहीं समझना चाहिए। हम सबका फर्ज होता है कि हम मिलजुल कर काम करें। अगर एक आदमी कमाता है, दूसरा बैठकर खाता है, तो ऐसा बहुत दिनों तक नहीं चल पाएगा। गाड़ी तभी सही तरीके से चल सकती है जब उसके सभी पहिए बराबर काम कर रहे हो, वरना तो गाड़ी पलट जाएगी। इस तरह परिवार के जब सब सदस्य मिलजुल कर काम करते हैं तो एक दूसरे के लिए प्रेम बढ़ता है, एक दूसरे के लिए इज्जत बढ़ती है, एक दूसरे के करीब आते हैं। लेकिन जब एक सदस्य पर ही सारा काम डाल दिया जाता है तो वो अपने आप को उस घर का नौकर समझने लगता है और सभी की इज्जत उसकी नजरों में कम होने लगती है। यही बात सास और बहू पर भी लागू होती है। बहू के आते ही सास समझने लगती है कि अब तो मुझे काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भले ही आप अपनी बहू जितना काम ना करें, लेकिन उसके काम में आप कुछ तो हाथ बटा सकते हैं। अगर आपकी बेटी होती तो आप उसके साथ काम कर रही होती। और यही बात बहू पर भी लागू होती है कि सास की बातें माने, उसे अपनी मां की तरह समझे और प्यार से काम करें। और फिर सन्यासी ने राजेश को समझाते हुए कहा कि वापस अपने घर लौट जाओ, उन्हें वहां जाकर इन नियमों के बारे में पूरी तरह से विस्तार से समझाओ, ताकि तुम्हारा परिवार फिर से एकजुट हो सके। क्योंकि जितना तुम अपने परिवार से दूर भागने की कोशिश करोगे, उतना ही दुखी होते चले जाओगे। परिवार के साथ रहकर उन समस्याओं को सुलझाना ही असली ग्राथ जीवन होता है। घर से भाग जाना, उससे दुखी होकर सन्यास बन जाना, वो सन्यास जीवन नहीं होता है। सन्यासी तब बना जाता है जब परिवार तुम्हें खुशी खुशी सन्यासी बनने के लिए मंजूरी दे देता है। और इसी के साथ उस सन्यासी ने राजेश को उसके घर वापस रवाना कर दिया। राजेश सन्यासी की बातों को मन में बसाए अपने घर की ओर लौट पड़ा। हालांकि उसके मन में अभी भी संकोच था कि परिवार उसे स्वीकार करेगा या नहीं, लेकिन सन्यासी के दिए गए नियम और सीख ने उसके भीतर एक नई ऊर्जा भर दी थी। जब वह अपने घर पहुंचा तो दरवाजे पर खड़ा होकर कुछ देर तक सोचता रहा। घर के अंदर से उसके बच्चों की आवाजें आ रही थीं। उनकी खिलखिलाहट सुनकर उसका दिल भर आया। उसने दरवाजा खटखटाया। उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला और राजेश को देखते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
उसने बिना कुछ कहे राजेश को गले लगा लिया। घर के बाकी सदस्य भी बाहर आ गए। उसकी मां, पिता और बच्चे सब हैरान थे, लेकिन खुश भी कि राजेश लौट आया है। राजेश ने सभी से माफी मांगी और कहा, मैं जानता हूं कि मैंने आप सबको बहुत दुख दिया। मैं कमजोर पड़ गया था, लेकिन अब मैं वापस आया हूं और मैं वादा करता हूं कि हमारी यह कहानी अब खुशी से भरी होगी। राजेश ने सन्यासी के बताए नियमों को परिवार के सामने साझा किया। उसने परिवार को समझाया कि सास बहू के बीच होने वाले मतभेद, पति पत्नी के बीच संवाद की कमी और आपसी शिकायतें ही घर की शांति भंग करती हैं। उसने सबको मिलजुल कर रहने और एक दूसरे का सम्मान करने की बात कही। राजेश ने अपनी पत्नी से कहा, तुम मेरी मां को अपनी मां की तरह मानो, उनकी गलतियों को माफ करो जैसे मैं तुम्हारी गलतियों को करता हूं। और मां, आप भी मेरी पत्नी को अपनी बेटी समझें। जब हम एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान दिखाएंगे तो हर समस्या खत्म हो जाएगी। इसके बाद उन्होंने हर हफ्ते परिवार की बैठक शुरू की, जिसमें सभी सदस्य अपनी परेशानियों और विचारों को खुलकर साझा करते। धीरे धीरे परिवार में एकता और समझदारी बढ़ने लगी। राजेश ने महसूस किया कि परिवार को बचाने के लिए समय और धैर्य की जरूरत होती है। उसने बच्चों को अच्छे संस्कार देना शुरू किया और उन्हें सिखाया कि परिवार का महत्व क्या है। उसकी पत्नी ने पड़ोस की महिलाओं से दूरी बना ली और अपनी सास के साथ समय बिताने लगी। दोनों ने घर के कामों को मिलकर करना शुरू किया। कुछ महीनों में राजेश का परिवार फिर से पहले जैसा खुशहाल हो गया। अब वह घर के मुखिया के रूप में सभी की भलाई का ध्यान रखने लगा। परिवार के सदस्यों ने भी यह सीख ली कि मतभेदों को मिलजुल कर हल किया जा सकता है। राजेश ने एक दिन अपने परिवार से कहा, अगर हम एक दूसरे के लिए समय निकालें, ईमानदारी से संवाद करें और हर रिश्ते को महत्व दें, तो हमारा घर स्वर्ग बन सकता है। इस प्रकार राजेश ने न केवल अपने परिवार को वापस पाया, बल्कि सभी को रिश्तों की अहमियत सिखाई। अब उनका घर सच में एक आदर्श परिवार बन चुका था,